वेलकम एवरीवन। आज हम इस एक्सप्लेनर में केमिकल बॉन्डिंग के उस अजीम और हैरत अंगेज सफर पर निकल रहे हैं जहां एटम्स की छोटी छोटी दुनिया मिलकर हमारी इतनी बड़ी दुनिया बनाती हैं। चैप्टर 3 के इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इक्वेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ समझना सच में बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि पिंक सॉल्ट का एक छोटा सा क्रिस्टल पानी के एक ग्लास से इतना अलग क्यों होता है? मेरा मतलब है दोनों ही मैटर है ना, फिर इनकी प्रॉपर्टीज आपस में इतनी मुख्तलिफ क्यों है? ऐसी कौन सी छुपी हुई फोर्सेस हैं जो तय करती हैं कि कोई चीज सॉलिड होगी या लिक्विड? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है ना, उसका सारा राज इस बात में छुपा है कि इनके आइटम्स आपस में आखिर जुड़े हुए कैसे हैं। सॉलिड पिंक सॉल्ट और लिक्विड पानी की अंदरूनी साख्त ही इनकी बाहरी शक्ल को बनाती है। ये सब इनके अंदर मौजूद बॉन्डिंग का कमाल है। तो आज के इस टॉपिक को हम कुछ हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले बॉन्डिंग के बेसिक्स, फिर बॉन्ड की अक़साम, उसके बाद डेटिव बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन और आखिर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कशिश के असूलों की। असल में केमिकल बॉन्ड वो ताकत है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में पकड़कर रखती है। इसके बगैर तो समझिए मैटर वजूद ही में नहीं आ सकता। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना बहुत जरूरी है। ये एसेंशियली एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एक रस्साकशी का मुकाबला है। अगर दो जुड़ने वाले एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बिल्कुल जीरो है तो ये एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर फर्क 1.8 से कम है तो ये पोलर कोवेलेंट होगा, और अगर यही फर्क 1.8 से ज्यादा हो जाए तो फिर तो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाता है और हमें मिलता है एक आयोनिक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये निकलता है कि हम इन असूलों का इस्तेमाल करके एक्चुअल में बॉन्ड टाइप्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF को देखें। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम होता है, इसीलिए ये पोलर कोवेलेंट है। दूसरी तरफ कैल्शियम फ्लोराइड यानी CaF2 में ये डिफरेंस 1.8 क्रॉस कर जाता है, तो ये बन गया आयोनिक। देखा आपने, सिर्फ इस 1.8 के थ्रेशहोल्ड पर पूरे बॉन्ड की नेचर ही कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब जरा डेटिव बॉन्ड्स की बात करते हैं। इमेजिन करें आपका एक सखी दोस्त है जो बाहर खाने पर सारा बिल अकेला पे कर देता है। यकीन मानिए केमिस्ट्री की दुनिया में भी एटम्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसको हम डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आसान लफ्जों में ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक एटम दूसरे जरूरतमंद एटम को इलेक्ट्रॉन्स का पूरा जोड़ा, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, डोनेट कर देता है। इसे एक इक्वेशन से समझते हैं। अमोनिया यानी NH3 के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर मौजूद होता है। अब जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जैसा मॉलिक्यूल, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की सख्त जरूरत होती है, इसके करीब आता है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर कर लेता है, और लीजिए यहां बन गया एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सोनियम आयन की। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं। अब होता यह है कि जब एक हाइड्रोजन आयन, जिसके पास बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके करीब आता है तो ऑक्सीजन जेनरसली अपना एक पेयर उसे दे देता है और H3O+ आयन बनाता है। ये स्टेप रिएक्शंस में वाकई बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर शेप्स पर आते हैं। एटम्स को ना सिर्फ जुड़ना होता है बल्कि 3D स्पेस में अपने आप को बहुत एहतियात के साथ अरेंज भी करना होता है। यहीं से उनकी स्पेसिफिक शेप्स बनती हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन को प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये लिटरली ऐसा है जैसे हम स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज और शेप्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दें ताकि बिल्कुल नए और एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का एक फ्रेश पैच तैयार हो जाए। बिल्कुल बेकिंग जैसा हिसाब है। अब यहाँ जो इक्वेशन है उसको मैथ की तरह देखें। जब हम एक गोल सा S ऑर्बिटल को एक डंबल शेप के P ऑर्बिटल के साथ मिक्स करते हैं तो नतीजे में हमें मिलते हैं दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कॉम्बिनेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बिहेवियर को समझने के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन अगर हम इस मिक्सचर में एक और p ऑर्बिटल ऐड कर दें तो क्या होगा? तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जो खुद को दूर रखने के लिए नेचुरली 120 डिग्री के एंगल पर सेट कर लेते हैं। और ये ब्रिलियंटली क्लियरली शो करता है कि रियलिटी में ये एब्स्ट्रैक्ट मैथ कैसी नजर आती है। बेरिलियम क्लोराइड यानी BeCl2 की ही मिसाल लें। sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके एटम्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्रीज के एंगल पर अलाइन हो जाते हैं। आखिर में आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अभी तक हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर की कहानी देख रहे थे, अब वक्त है मैक्रो लेवल पर आने का।
वो फोर्सेस जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस, देखिए, ये मानना पड़ेगा कि ये केमिकल बॉन्ड्स के मुकाबले में काफी कमजोर होती हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट्स का सारा दारोमदार इन्हीं पर होता है। यानी इन्हीं से फैसला होता है कि कोई चीज लिक्विड होगी, सॉलिड या गैस। बेसिकली इनकी 3 मेन टाइप्स हैं: लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही वो फोर्सेस हैं जो पानी के सरफेस टेंशन से लेकर आपके पास रखी प्लास्टिक की चीजों तक हर चीज को कंट्रोल कर रही हैं। तो अब आप लोग जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, टेबल, पानी का ग्लास, सब कुछ। सोचिए कि इस वक्त कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ऑर्बिटल शेप्स आपकी इस इमीडिएट दुनिया को आपस में जोड़कर रखे हुए हैं। इन्हीं इनविजिबल फोर्सेस ने हमारी फिजिकल रियलिटी को कायम रखा हुआ है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही।